आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। बरतानिया ने वर्ल्ड बैंक की फंडिंग इंडिया ग्रीन गारंटी के जरिए हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए इजाफी 75 करोड़ पाउंड की इजाफी रकम देने का वादा किया है। इस तरह का ऐलान ग्लासगो में COP26 सरबराही इजलास में किया गया। ग्रीन गारंटी फाइनेंसिंग, साफ तवानाई, नकलो हमल और शहरी तरक्की जैसे शोबों में साफ और लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की हिमायत करेगी। बरतानिया ने इमदाद से चलने वाली प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIDG के तहत तरक्की पसीर ममालिक बशमूल हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दीली के सब मनसूबों की हिमायत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती सरबराही इजलास में नई सरमायाकारी में 21 करोड़ पाउंड से ज़्यादा देने का ऐलान किया है। बरतानिया की PIDG फंडिंग हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी, वियतनाम में ग्रीन बॉन्ड्स और बर्किना फासो, पाकिस्तान, नेपाल और चाड में शमसी तवानाई के मुख्तलिफ स्कीमों में की जाएगी। क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और 3 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। बरसर इख्तियार बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इस ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी 2 मरतबे से लगातार जीत रही मंडी लोकसभा सीट को भी नहीं बचा सकी है। वज़ीर-ए-आज़म जयराम ठाकुर के आबाई ज़िले मंडी में कांग्रेस की जीत हुई है। इसके अलावा अर्की, फतेहपुर और जबल कोटखाई में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक मंडी में बीजेपी को कांग्रेस की पृथ्वा सिंह से हार का मुंह देखना पड़ा है। मंडी पार्लिमानी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की अहलिया पृथ्वा सिंह 8,766 वोटों से इलेक्शन जीत गई। उन्होंने 3,65,650 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी ने 3,56,884 वोट हासिल किए हैं। ज़ात पात, अक़ीदा, मज़हब और जिन्स से क़तए नज़र कौम के इत्तेहाद और सालमियत के लिए ख़ुद को अहद करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में हुब्बुल वतनी कहा कि हुब्बुल वतनी का मतलब है लगन और अज़्म के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करना। बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम के अपने 5 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर नायब सदर ने मंगल को यहाँ दामोदरम संजीवया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को
यहाँ दामोदरम संजीवा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तकरीबात में हिस्सा लिया। इज्तिमा से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा, हम सब मुल्क की तरक्की में बराबर के शराकतदार और मसावी शहरी हैं। किसी कानून, किसी फ़र्द, किसी तंजीम को लोगों के साथ उनकी ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए तलबा को तरबियत देने और उन्हें तब्दीली का एजेंट बनाने में यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ का बड़ा किरदार है। The unsung heroes of our freedom struggle and to pay tribute to them. As you know, we have a wonderful living document, Constitution of India, which guarantees our fundamental rights enforceable through courts. It is not only important to remember the fundamental rights, it is equally important, more important in the present context, to be conscious of the fundamental duties cast upon the people. Under Part 4A of the Constitution of India, Article 51A speaks about fundamental duties. I suggest to all the students, for that matter to all the people's representatives, and also people who are working in various walks of public life, to study, remember and practice fundamental duties. You cannot have a right without a duty. If everybody does follow the fundamental duties, then rights are assured. The violation of rights is happening because people are not sincerely performing their हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात की रायशुमारी जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, साबिक वज़ीर बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वें राउंड के बाद इटाला राजेंद्र अपने करीबी हरीफ टीआरएस के उम्मीदवार श्रीनिवास से 14,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो माकूल तनासुब के साथ ये इंतखाब जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों से काफ़ी पीछे है। Then only counting will be started. చెప్పండి ఇవాళ మీరు తీసుకుంటారు. अदालत के हुक्म पर आज पुलिस की निगरानी में महकमे बल्दिया के अहदेदारों ने डेफोडिल्स रेसिडेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी के रूबरू वाक़ मलगियों और मस्जिद को शहीद कर दिया। इन मलगियों के बीच में ये मस्जिद भी वाक़ थी। मस्जिद को भी तोड़ने की अदालत ने अहकाम दिए हैं। सोसाइटी के अहदेदारों ने बताया कि मस्जिद और मलगियाँ सब नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाए गए हैं। जहांगीर नामी एक शख्स उसका ज़िम्मेदार है। मलगियों को बचाने और उनका किराया खाने के लिए उसने ये मस्जिद बनाई है। उन लोगों ने कहा कि नाजायज़ ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और किसी की 1 इंच ज़मीन पर नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा भी नहीं किया जा सकता। सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की कि इस शख्स की वजह से उनको ख़तरा है। ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ जैसे वाक़यात भी हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी और गार्डन टावर्स के मुसलमान भी इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, जहाँ एक जहनी मरीज़ जहांगीर ने कब्ज़ा करके इसको तामीर किया है। 30 साल से इन्हें ऐसे ही काम कर रहा है। दिस फेलो इंग्लिश अगर समझते इज़ ए साइकोपैथ। इसके पहले 2 बीवियों का इससे पहले जो है किराकपना करके सुनते हैं हम, तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। 2 बीवियां मर चुके हैं इसके, तीसरी एक को जला दिया हिस्से हैं इसके। इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर डेमोलिशन के वक्त आए थे, पूरा सामान आया था, मगर यही किराकपना करा, उन्हें अपने आप पे पेट्रोल डाल लेके ड्रामे करा। तो इंस्पेक्टर चले गए यहाँ से, बहरहाल डर गए वो, कुछ की बोल के क्रिमिनल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा।
इस बार भी सुबह में मैं यहाँ ठहरा, जाके ठहरते ही मेरे अतराफ में पूरे पेट्रोल के ऐसा बॉटल छिड़कना, आग लगाना। वो गाड़ी को इसको मैं वहीं था JCB करने। तो उन्हें समझा मैं डर जाऊँगा। मैं बोला क्या कर रहे हैं तुम ये जहांगीर, आग क्यों लगा रहे? मगर फिर ख्याल आया कि कब्ज़ा करे तो 30 साल के बाद अपने हाथ से आग लगा दे रहा। ये खुदा की कुदरत है, ये कोर्ट वोट का कुछ भी नहीं है, अपने हाथ से आग लगाया उन्हें। डेमोलिशन स्क्वाड तो बहुत बाद में आया। तो ये है कि अब हमको डर हो रहा, ये किराक जब यहाँ आके जो है पेट्रोल छिड़क सकता तो मेरे को पीठ से पीछे भोग के भाग सकता। 4-5 मवालियों को लाया। इन्हें साइको है, इसका दिमाग ख़राब है, नहीं तो अपनी जागीर को कोई आग नहीं लगाता। मस्जिद है बोले ना भाई, कई को आग लगाए? अरे कई को आग लगाए मस्जिद को तुम? उन्हें उसके लिए कभी मस्जिद था ही नहीं, उसके वैसा आदमी मैं बहुत कम देखा। आप बोलो जब आपका टाइम आया तो बात ये है कि भाई हमको ज़रा इसको पर्सनली, पहले तो ये क्राइम हो गया है आर्सन केस में, इसको बेल नहीं देना, इसको अंदर रखना, उसके बाद साइकियाट्रिक वार्ड को भिजा के इसका मुआयना कराना। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्हें किराकपना फिर करेंगे। ये ले लीजिए मेरे से आप, ये डन इट सेवरल टाइम्स फॉर द पास्ट 30 ईयर्स से ड्रामे चल रहे हैं। ही इज़ ए साइकोपैथ। एंड वन मोर थिंग, 15-20 साल से हमारे को बहुत थ्रेटनिंग है। ये गली वालों को आने जाने से थ्रेटनिंग है, औरतों को छेड़ना है, गंदगी मचा के रखा है, पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है यहाँ पर। हर बार जो है कोई गाड़ी खड़ा कर देता है और इलीगल है, टोटल इलीगल है सिंस बिगिनिंग, शुरू से ये इलीगल है। और कोर्ट जो है इसके ख़िलाफ़ हम लोग 2014 से जो है केस लड़के जो है पूरा जो है इसको अभी कोर्ट ऑर्डर लाए हैं कि टोटल डिमोलिश करना बोल के। तो अब ये कुछ लोग जो है बल्दिया के मैनेज होके तो उसको बचाना चाह रहे हैं। ये 2014 से चल रहा, उसके पहले फर्स्ट फ्लोर पे जो है सेंटरिंग मारा था, फिर कोर्ट ऑर्डर से डिसमेंटल हुआ वो। और जब भी कोर्ट यही बोला कि टोटल इलीगल है बोल के इसको जो है डिमोलिश करो, लेकिन हम हर बार जो है बल्दिया वाले मैनेज होके उसको जो है इतना एंटरटेन करे कि पूरे दुकानों की आड़ में जो है, मस्जिद की आड़ में दुकानों से जो है पूरे पैसे कलेक्ट कर रहा है, लाखों रुपये कमा रहा है। और हमारे को यानी भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने INN से खुसूसी बात करते हुए कहा कि हुजूराबाद में BJP के उम्मीदवार इटाला राजेंद्र ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। DK अरुणा ने कहा कि इटाला राजेंद्र इस्तीफा देने के बाद से मुसलसिल अवाम के बीच रहकर KCR की हुकूमत के झूठे वादों और करप्शन का भांडा फोड़ रहे थे। हालांकि K चंद्रशेखर राव ने खुद जिस गांव में जाकर दलित बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाया था, उस गांव में भी BJP के हक में अक्सरियत के साथ वोट डाला गया। उस वक्त चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव झूठे वादों की वजह से अपना एतमाद खो चुके हैं। DK अरुणा ने कहा कि हुजूराबाद में पूरी सरकारी मिशनरी, वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल, पुलिस और दीगर महकमों के अफराद सभी BJP के खिलाफ काम करते रहे। लोगों को डराया धमकाया गया, इसके बावजूद लोगों ने BJP के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। आज हुजूराबाद बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी जीत हासिल करने जा रहा है। हमारा कैंडिडेट इटाला राजेंद्र जी जब से रिजिग्नेशन दिए लोगों में रह के TRS पार्टी का जो भी झूठे वादे थे, पूरे झूठे वादे जो किए थे, जो भी वादे किए उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए थे, उस सब को छोड़ के जो दलित बंधु के लिए नया प्रोग्राम खाली हुजूराबाद के लिए जो निकाला, खाली हुजूराबाद में 46,000 वोट्स दलित का वोट है, इसीलिए वो दलित वोटों के लिए जो KCR ने दलित बंधु बोल के एक नया प्रोग्राम अनाउंस करने के बावजूद भी, वहां जाके वो लॉन्च करने के बावजूद भी, जिस गांव में वो लॉन्च करे उस गांव में लोगों को वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वो गांव में BJP का मेजॉरिटी आया। ऐसा ये पूरा इलेक्शन जो हुजूराबाद का इलेक्शन चला, 5 महीने से तेलंगाना के पूरे गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, MLAs, MLCs, all representatives and police department, all other departments, everybody was working there only. पूरे लोग हर घर में काम करें, हर घर में जाके लोगों को डराए, लोगों को बताए कि तुम लोग देखो TRS को वोट डालना, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा।
अगर तुमको ये स्कीम अगर कल्याण लक्ष्मी चाहिए तो आपको टीआरएस को ही डालना पड़ेगा, अगर दलित बंधु चाहिए तो टीआरएस को ही डालना। इतने करने के बावजूद भी आज हुजूराबाद के लोग आज बीजेपी को और ईटल राजेंद्र हमारे कैंडिडेट को पूरी तरह से विश्वास में लेते हुए आज वहाँ हमारी जीत हो रही है। तो इसमें पूरा ये साबित होता है कि तेलंगाना सीएम केसीआर को पूरा विश्वास खो चुका है, लोगों में उसका पूरा विश्वास। क्या दलित बंधु स्कीम जो टीआरएस हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ कराई गई थी कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है? हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में काम नहीं कर पाई है? उस वक्त सामने आने वाले नतायज के अंदाज को देखकर ऐसा ही लगता है कि हाँ, हुजूराबाद हल्के में तकरीबन 50,000 वोटर हैं जिनका ताल्लुक़ एससी और एसटी बरादरियों से है। सियासी जमातों और सियासी तज्ज़ियाकारों का अंदाज़ा है कि दलितिज़्म का इन दोनों पर संगीन असर पड़ेगा। टीआरएस पार्टी को भी इस स्कीम से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, ताहम तवक्कुआत के बरक्स अब ये तासुर पाया जाता है कि दलित वोटर मुतासिर नहीं हुए हैं। दलित बंधु स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद हल्के के शालापल्ली गांव में शुरू किया था। इस स्कीम को वज़रा, एमपीज़, एमएलएज़ और एमएलसीज़ की मौजूदगी में एक बहुत बड़े जलसे में शुरू किया गया था। उन्होंने वज़ीर आला खुद नहीं ने स्टेज से सबको स्कीम की तफसीलात बताईं, ताहम शालापल्ली के नतायज के टीआरएस को सख्त मायूसी हुई है। इन नतायज ने टीआरएस को सख्त मायूस किया। शालापल्ली में ही बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने 135 वोटों की अक्सरियत हासिल की है। इंचार्ज रियासत कांग्रेस एम टाइगोर की क़ियादत में निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का जायज़ा लेते हुए एम टाइगोर ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो मुत्तहिदा तौर पर काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाएं। उस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने खिताब करते हुए बताया कि निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस मुस्तहकम मौक़िफ़ रखती है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इस इजलास में डीसीसी सदर मोहन रेड्डी के अलावा दामोदर रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, महेश गौड़ और दीगर ने शिरकत की। జరిగింది అట్లాగే మిత్రులు ఏసీ జనరల్ సెక్రటరీ మాణిక్యం ఠాగూర్ గారు ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ రివ్యూ ఒకటి చేపట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ రివ్యూ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో దీనికి ఇక్కడ డిసిసి ఆఫీస్కి రావడం, మీరు వారితో సంప్రదించవచ్చు. ఏసీసీ నిర్ణయాలు, మెంబర్షిప్ లాంచింగ్ ప్రోగ్రామ్, తర్వాత నిరుద్యోగ విద్యార్థి జంగ్ సైరన్ కూడా చేపట్టడం జరిగింది. డిసెంబర్ 9 రోజున రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆహ్వానించడం, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఓ పెద్ద బహిరంగ సభ హైదరాబాద్ నిర్వహించడం జరిగింది. మాజీ మంత్రివర్యులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, మా ఆప్తులు దామోదరన్ గారి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ టీపీసీసీ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా వారిని గౌరవం ఆహ్వానిస్తూ मित्रों कोई मुख्य विषय 40% टर्मरिक प्रोड्यूस होता है वो निजामाबाद जिला से, और बेस्ट क्वालिटी टर्मरिक भी निजामाबाद से ही प्रोड्यूस होता है। तो शुगर फैक्ट्री भी यहाँ का निजाम शुगर फैक्ट्री जो है तो निजाम के समय पे 1930s में शुरू किए थे, और तेलंगाना बनते होकर तेलंगाना के समय निजाम शुगर फैक्ट्री का बंद नहीं हुआ। इससे पहले जो सांसद थी मुख्यमंत्री की बेटी कविता ने 100 दिन के अंदर वो सरकार टेक ओवर लेने की वादा किया था, वो भी झूठा निकला तो हार गए। और सुदर्शन रेड्डी जी ने हम पादयात्रा भी करे थे ये निजाम शुगर फैक्ट्री रिओपन के लिए। वो निजामाबाद पार्लियामेंट में एक बोधन और मेटवेल में भी 2 फैक्ट्रीज है, इसका भी अरविंद ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था, वो भी झूठा निकला। और खासकर वो बहुत ही ज़्यादा बात करता है, उनका पिताजी किसी से अध्यक्ष थे, बहुत ही नीची लैंग्वेज यूज करता है और कांग्रेस की नेताओं का और कांग्रेस पार्टी का बहुत ही निंदा करते रहता है। उनका तो आप जानते हैं। दूसरी बात पैडी आईएस प्रोड्यूस है टर्मरिक के बाद, तो निजाम सागर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जो है वो सारा तेलंगाना जिला के लिए वरदा।
सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुजूराबाद असम्बली जिले में ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करें, जिसका आगाज पहले ही राउंड से हो चुका था। बीजेपी ने बताया कि सदर टीआरएस वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित तबके के कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया। दलितों को 3000 एकड़ अराजी फराहम करने, डबल बेडरूम मकानात देने का वादा करके इक़्तिदार तो हासिल कर लिया था, लेकिन इन वादों को पूरा करने में वो बुरी तरह नाकाम रहने की वजह से रियासत की अवाम बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने के सिलसिले में अपना जहन बना चुके थे। అందరూ కూడా నిజంగా రాష్ట్ర శాఖ తరఫున రెండు చేతులు జోడించి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎట్టి బరిలో ఇంకా ఫలితాలు చూడండి, ఇంకా భారీ మెజార్టీ ఇంకా వస్తుంది. తప్పకుండా గెలుస్తాము. హుజాబాద్ గడ్డ మీద కాశాబ్ గడ్డ అనిపిస్తాం. ఈటల రాజేంద్ర గారు మళ్ళా తిరిగి ఎమ్మెల్యే కాబోతున్నారు. వాగుంటారు అతను ఈటల భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచాక ఇంకోటి తీసుకొస్తారు. ఈటల గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు, భారతీయ జనతా పార్టీ సిబిల్ పోటీ ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఏ మొత్తుకున్నా ఎవరు ఎన్ని వాగినా అవి ఇవి పట్టించుకోము. ఈటల పట్టించుకోరు, మేము పట్టించుకోము. ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం లేదు ప్రజలకు. ముఖ్యమంత్రి నమ్మకం లేదు. ఏం ఎట్లా నమ్ముతారు ముఖ్యమంత్రిని? దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు, తల నరుక్కుంటున్నాడు. 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాడు, అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం పెడతాడు, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాడు. ఏమైంది? నా ఘర్కా నా ఘాట్కా. ఇవ్వాల పేదలు ముఖ్యమంత్రి అసలే నమ్మరు. గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళా పేదలకు సేవ చేసిన పార్టీ। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार YSRCP और अहम अपोजिशन TDP के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी जारी है। मालूम हुआ है कि पटाभी की गिरफ्तारी और TDP के दफातर पर हमलों का मामला हाल ही में सदर रामनाथ कोविंद के नोटिस में TDP ने लाया था। इससे कबल चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर YSRCP के खिलाफ शिकायत की थी। दूसरी तरफ YSRCP ने भी हाल ही में सेंट्रल इलेक्टोरल कमीशन से मुलाकात की है, जिसने CEC से TDP की शिकायत को फौरी तौर पर मनसूख करने को कहा है, जो गैर जमहूरी तरीके से काम कर रही है। दरअसल YSRCP के वफद ने मंगल को दिल्ली में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने सदर को बताया कि TDP कायदीन फहुश ज़बान से चीफ मिनिस्टर की तौहीन कर रहे हैं और चंद्रबाबू और पार्टी कायदीन रियासत में अमन और सलामती के फुकदान के जिम्मेदार हैं। इससे पहले MP गोरनतला माधव ने TDP के खिलाफ अमित शाह से शिकायत दर्ज कराई थी। YSRCP ने इल्ज़ाम लगाया कि TDP कायदीन जानबूझकर वज़ीर आला पर फहुश ज़बान इस्तेमाल करने और रियासत में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस हद तक कार्रवाई करने के लिए अमित शाह को एक अर्जी सौंपी गई थी। పరువుని, రాష్ట్ర ప్రతిష్టని, రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ఎలా తాకట్టు పెట్టాడు, ఎలా రాష్ట్ర ప్రతిష్టను మంటగలిపాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి వివరించడం జరిగింది. ఈ యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక బూతు సంస్కృతి, ఈ యొక్క టీడీపీలో నడుపుతున్నటువంటి ఒక్క మాటలో చెప్పాలనంటే టీడీపీకి చెందినటువంటి నాయకులు ఏ ఇద్దరు కలిసినా కూడా వారు మాట్లాడుకోవడం కానీ మీరు కేర్ఫుల్గా కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ కల్చరే బూతుల కల్చర్ అన్నటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు వాడేటటువంటి భాష, వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష బూతు భాష, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది బూతు భాష, వాళ్ళ ఇతరులను సంబోధించేటటువంటిది బూతు భాషే. కాబట్టి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ TDP అనే పిలిచేదానికన్నా తెలుగు हुजूराबाद इलेक्शन के रायशुमारी के 21वें राउंड के बाद अभी मिली जानकारी के मुताबिक ईटाला राजेंद्र अपने करीबी हरीफ TRS के उम्मीदवार से 20,000 वोटों से आगे हैं और जिनका जीतना यकीनी है, बल्कि वो जीत चुके हैं दूसरे मानों में। एक मिनट।
आंध्र प्रदेश के बदवेल असम्बली इलाके हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश के खिलाफ 90,079 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वो पहले राउंड से ही दासरी सुधा के आगे चल रही थी। किसी भी राउंड में ही बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार उनके करीब नहीं पहुंच सके। साल 2019 के इंतखाबात में सुधा के शौहर वेंकट सुब्बैया ने 44,734 वोटों की अक्सरियत से इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी और अब उनकी शरीके हयात ने अपने शौहर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। అత్యంత భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి ఆ రోజు మా బద్వేల్ ప్రజలంతా గెలిపించారు. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ పాలన నమ్మి ఈ రోజు తిరిగి బద్వేల్ ఓటర్లందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ఆయన ఇచ్చిన పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు కానీ, అభివృద్ధి కానీ, ఆయన చేస్తున్న ఈ నిష్పక్షపాత పరిపాలన గురించి కానీ, లేకపోతే సామాజిక న్యాయం కానీ, ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడటం వల్ల కానీ బద్వేల్ ప్రజలు ఆ నమ్మకాన్ని ఇప్పుడు అప్పుడు 44,000 ఓట్ల మెజారిటీ ఇస్తే ఇప్పుడు 90,000 పైన రెట్టింపు మెజారిటీ ఇచ్చి సార్ వెనకే ఉన్నారని ఈరోజు మా బద్వేల్ ప్రజలందరూ సార్కి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇంత భారీ మెజారిటీ ఇచ్చినందుకు నేను బద్వేల్ ప్రజలందరికీ నేను పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారికి, నా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచిన గోవిందరెడ్డి సార్ గారికి, ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సార్ గారికి, కడప పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు సురేష్ బాబు సార్ గారికి, అలాగే మా ఇన్ఛార్జ్ ఆదిమూలం సురేష్ సార్ గారికి, మా నియోజకవర్గంలో ఇన్ఛార్జ్ నాయకులందరికీ, ప్రతి ఒక్క నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, అలాగే మహిళా నాయకులందరూ, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు, పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సార్కి, ఎమ్మెల్సీలకు, ప్రతి ఒక్కరికి నేను పేరు పేరున ఈ అవకాశంలో తీసుకొని నేను ప్రతి ఒక్కరికి నేను పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ అండ్ सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा 14वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आज नलगुंडा ज़िले के देवरकुंडा असम्बली हलके के कई मंडल्स की आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने बेरोज़गारी के मसले को लेकर एक रोज़ा हड़ताल मुनज़्ज़म की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सरकारी महकमे जात में रियासत के नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने के सिलसिले में फौरी तौर पर एलामिया जारी करें। वाईएस शर्मिला ने नौजवानों से भी अपील की कि वो खुदकशी करने से गुरेज करें। చదువుకున్నోడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది, చదువుకున్న బిడ్డల బతుకులు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏమంటున్నాయి తెలంగాణలో చదువు? చదువుకున్నటువంటి బిడ్డల భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా చదువుకుంటున్నారు? నిజంగా చదువులే हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी हुकूमत के दिफाई इदारे भारत डायनामिक लिमिटेड के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर एरकुमुडू सिद्धार्थ मिश्रा ने आज ही बीडीएल के अहदेदारों के हमरा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए 8 करोड़ 92 लाख का चेक मालियत साल 2020 और 21 मरकज़ी हुकूमत के डिविडेंड का चेक हवाले किया। बीडीएल मरकज़ी हुकूमत का एक दिफाई इदारा है जो वज़ारत दिफा के लिए मुख्तलिफ आलाई तैयार करता है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत का भी हिस्सा है। मालियाती साल के आगाज़ में बीडीएल ने मरकज़ी हुकूमत को इसके हिस्से के मुताबिक 92 लाख रुपये अदा कर चुके हैं। इस मौके पर राजकुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन एन श्रीनिवासलू और एन कमोडर बीडीएल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मौजूद थे। आज के इस दौर में ख़वातीन मर्द के शाना बशाना मुल्क व कौम की तरक्की में नुमायाँ रोल अदा कर रही हैं और हर शोबे में ख़वातीन की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे दौर में भी कुछ ऐसे दकियानुसी लोग भी हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं और लड़की की पैदा होने पर परेशान हो जाते हैं। दौर जहालत में लड़की पैदा हो तो उसे मार दिया जाता था। ऐसे ही जहालत के एक वाक़े में जो ज़िले आसिफाबाद के कागज़ नगर में पेश आया, एक शख्स ने लड़की की पैदाइश से बरहम होकर उस नौज़ायदा को मार डाला। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने जिसकी शनाख्त बापू राव की हैसियत से हुई है कि पहले से ही 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी की पैदाइश पर वो अपनी बीवी से नाराज़ हो गया और नौज़ायदा को लेकर सड़क पर फेंक दिया। इस 40 दिन की बच्ची की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या लीनेगुड़ा कागज़ नगर में पेश आया। कागज़ नगर पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके बापू को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।